हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति कॉलेज यूट्यूब चैनल। बीएससी फाइनल ईयर क्वांटम मैकेनिक्स को कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल स्क्वायर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर कर रहे थे हम। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को एक बार जितना मैंने कल किया था उसको आज एक बार नोट डाउन करते हैं। इसका हिंदी में नाम होता है आयताकार विभव रोधिका। आज हमने टनल इफेक्ट करना है, जो कल हम शुरू कर चुके थे। एनर्जी इज V is equals to V0 at x is equal to 0 at x is equals to a, x is greater than a, x is less than 0. First reason V is equals to 0 and this is third reason V is equal to 0. Here V is applied potential, जो हम potential apply कर रहे हैं, और V is equal to V naught है at सेकेंड रीजन में, ठीक है। और यहाँ पे वेव फंक्शन psi1 psi2 psi3, ठीक है। और हमने क्या करना है, एनर्जी इज लेस देन V0। एनर्जी इज लेस देन V0 क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है कि रिफ्लेक्शन होगा, टोटल रिफ्लेक्शन होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि परावर्तन होगा, किसी भी बैरियर से टकराएगा पार्टिकल, क्योंकि मूविंग पार्टिकल एसोसिएटेड एक वेव होगी, तो मूविंग पार्टिकल जैसे ही किसी बैरियर से या अप्लाइड पोटेंशियल से टकराएगा और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी कि थर्ड रीजन में नहीं हो पाएगा। और क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलती है कि थर्ड रीजन में पार्टिकल आएगा, थर्ड रीजन में कण होगा, हो सकता है नोट होगा। और इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टनल इफेक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सुरंगन प्रभाव। तो कल हमने क्या किया था, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर रही हूँ। कल हमने क्या किया था, एक psi1 फाइंड किया था एनर्जी इज लेस देन के केस में, a डैश e की पावर आयोटा के एक्स प्लस b डैश e की पावर माइनस आयोटा के एक्स। इसी तरीके से मैंने psi2 फाइंड किया था f डैश e की पावर बीटा एक्स प्लस g डैश e की पावर माइनस बीटा एक्स। और psi3 मैंने फाइंड किया था c डैश e की पावर आयोटा के एक्स। यही तीनों वेव फंक्शंस फाइंड आउट किए थे। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने बाउंड्री कंडीशंस लगाई थी। और बाउंड्री कंडीशंस हम क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमें जो भी हमारे कांस्टेंट होते हैं a डैश b डैश c डैश d डैश f डैश g डैश d डैश वाला जो कंपोनेंट था वो जीरो हो गया था। क्यों जीरो हुआ था, d डैश e की पावर माइनस आयोटा के एक्स ये जीरो हुआ था बिकॉज थर्ड रीजन में कोई बैरियर नहीं है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी बैरियर रिफ्लेक्शन विल बी जीरो। थर्ड पोजीशन में कोई बैरियर ना होने के कारण रिफ्लेक्शन क्या होता है, जीरो होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डी वाला कंपोनेंट नहीं लिखा, ठीक है। और उसके बाद अपने बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई की थी। बाउंड्री कंडीशंस मैंने कैसे अप्लाई की थी, psi1 एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल टू psi2 एट x इज इक्वल टू 0। बाउंड्री कंडीशंस ऐसी क्यों लगी, मैं कल बता चुकी हूँ आपको, क्योंकि इस बाउंड्री पे दो वेव फंक्शन psi1 और psi2 इंटरेक्ट करते हैं, और इस वाली बाउंड्री पे दो वेव फंक्शन psi2 और psi3 इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इससे मेरे पास कुछ वैल्यू आई थी, a डैश प्लस b डैश इज इक्वल्स टू f डैश प्लस g डैश आई थी, है ना। और उसके बाद हम सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। जब मैं सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगी वो क्या थी, d psi1 अपॉन dx एट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू d psi2 एट dx एट x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, आयोटा के a डैश, ये कल हम कर चुके हैं इसीलिए आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं, माइनस आयोटा के बी डैश इज इक्वल्स टू बीटा एफ डैश माइनस बीटा जी डैश। तो यहाँ से क्या हुआ था, ए डैश माइनस बी डैश इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन आयोटा के एफ डैश माइनस जी डैश, यही चीज बनी थी। और इनको हमने जो भी इक्वेशंस दी थी, आज मैं नए सिरे से इक्वेशंस दूंगी क्योंकि मुझे नहीं ध्यान कौन सी इक्वेशन थी। इसको मैंने दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं दे देती हूँ 2। जैसी भी इक्वेशंस कंटिन्यू चलेंगे आप वही करना। तो फिर इक्वेशन 1 प्लस 2 करते हैं अपने, तो यहाँ से 2a की कुछ वैल्यू आएगी 2a डैश की, a डैश b डैश f डैश d डैश। ये एक डिफरेंशिएशन क्रिएट करते हैं कि हम एनर्जी इज लेस देन का केस कर रहे हैं, एनर्जी इज ग्रेटर देन में हमने a b c d एफ जी लिया था। ई क्यों नहीं लेती मैं, बिकॉज हमारे पास एनर्जी उस फॉर्मूले में आ जाती है 2m अपॉन एच कट स्क्वायर
स्क्वायर ई माइनस वी। तो अगर मैं ई ले लूँ तो फिर ई दोनों ई में फर्क नहीं पता चलेगा, ठीक है, इसीलिए एफ जी लिए हैं। तो 2a डैश की ये वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, एफ डैश प्लस जी डैश प्लस बीटा अपॉन आयोटा के एफ डैश माइनस जी डैश, ये कुछ वैल्यू आई थी। सिमिलरली मैं इक्वेशन 1 माइनस 2 करूँ तो यहाँ से मेरे पास कुछ 2b डैश की वैल्यू आएगी, और उस 2b डैश की वैल्यू क्या आती है, एफ डैश प्लस जी डैश माइनस बीटा अपॉन आयोटा के एफ डैश माइनस जी डैश, यही वैल्यूज आएंगी। लास्ट वाली इक्वेशन में हम ये कर चुके हैं। तो जैसा मैंने उस पर्टिकुलर उस टॉपिक में किया था सेम स्टेप चलेंगे। मैंने वहां पे क्या किया था, मुझे पता था मुझे रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट चाहिए, तो मैं b बाय ए यहीं पे करके रख लेती हूँ। सो इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय 3 तो b अपॉन ए अपने आप बन जाएगा, 2 to 2 कैंसिल, b डैश अपॉन a डैश बनेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, f डैश प्लस g डैश प्लस बीटा अपॉन आयोटा के f डैश माइनस g डैश अपॉन f डैश प्लस g डैश माइनस बीटा अपॉन आयोटा के f डैश माइनस g डैश। तो इसको कोई इक्वेशन दे के रख लो, इसको दे लो इक्वेशन नंबर 5। तो अब हम क्या लगाएंगे, नाउ अगेन एक बाउंड्री कंडीशन तो लगा दी हमने, अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशंस। एक बार तो हमने बाउंड्री कंडीशन साइड 1 और किस पे लगाई है, साइड 2 पे लगाई है। दूसरी बाउंड्री मेरी यहाँ पे क्रिएट हो रही है जहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं, और वहां पे कौन से दो वेव फंक्शन है, एक है साइड 2 और एक है साइड 3, और कैसी वैल्यू पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे। तो जैसा डायग्राम होता है बाउंड्री कंडीशंस हमेशा वैसी ही लगेंगी, बाउंड्री कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस नहीं आते। तो मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन लगा रही हूँ, तो मुझे पता है एट साइड 2 एक्स इज इक्वल्स टू ए पे इज इक्वल टू साइड 3 एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पे होगा। तो मेरे पास इस इक्वेशन में साइड 1 और साइड 2 और साइड 3 की वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ पे रखती हूँ। जब मैं वैल्यूज रखूंगी एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, एक्स की जगह ए, एक्स की जगह ए, एक्स की जगह ए, तो वैल्यूज रखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी साइड 2 की वैल्यू क्या है, एफ डैश ई की पावर बीटा ए प्लस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल्स टू सी डैश ई की पावर आयोटा के ए, यही इक्वेशन बनेगी। तो इसको अपने इक्वेशन नंबर दे लेते हैं कोई 6, ठीक है। अब वापस से बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करती हूँ, क्योंकि मैं बाउंड्री कंडीशन दो पोर्शंस में अप्लाई कर रही हूँ। एक तो साइड 1 साइड 2 इक्वल होते हैं, और दूसरी किस पोर्शन में होती है, जहाँ पे उनका डिफरेंशिएशन भी किसके आता है, इक्वल आता है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन वाला। तो मैंने एक बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी, अब मैं दूसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करूंगी। तो दूसरी बाउंड्री कंडीशन मुझे पता है किस पे चलेगी, डी साइड 2 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू डी साइड 3 अपॉन डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू ए। मुझे पता है जब मैं उसका डिफरेंशिएशन करूंगी एफ डैश ई की पावर बीटा एक्स का प्लस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा एक्स का, तो वो डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, बीटा आ जाएगा आगे, एफ डैश ई की पावर क्या बनेगा, बीटा एफ डैश ई की पावर बीटा एक्स बनेगा। एक्स की जगह मैं यहाँ पे ए डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, क्यों, क्योंकि एट एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस प्लस आ जाएगा। यहाँ पे इसका करूंगी जब ई की पावर जी डैश तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, इसका करूंगी माइनस बीटा ई की पावर माइनस बीटा एक्स बनेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, मैं सीधा माइनस वाला साइन लगा के सीधी लिख देती हूँ, माइनस बीटा जी डैश ई की पावर माइनस बीटा एक्स था, एक्स की जगह मैंने ए रख दिया इज इक्वल्स टू साइड 3 हमारे पास क्या है, सी डैश ई की पावर आयोटा के एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या बनेगा, आयोटा के सी डैश ई की पावर माइनस आयोटा, सॉरी प्लस आयोटा, ये माइनस तो है ही नहीं इधर, एक्स की जगह मैं फिर से क्या रख दूंगी, ए। तो ये दो इक्वेशंस बन गई। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या देती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 7। नाउ इक्वेशन 7, यहाँ से अगर कुछ कॉमन आता है तो हम कॉमन भी ले लेते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसके अंदर आ रहा है हमारे पास कॉमन, बीटा कॉमन आ रहा है, तो मैं बीटा कॉमन ले लेती हूँ, एफ डैश ई की पावर बीटा ए माइनस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल्स टू आयोटा के
सी डैश ई की पावर आयोटा के ए। अब दे लो इक्वेशन नंबर 7, इसको मत देना एक बार, ठीक है। तो अब करेंगे इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाय 7। देखो कोई चेंजेस नहीं किए, जो मैंने स्टेप्स एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में किए थे, सेम स्टेप मैं एनर्जी इज लेस देन के केस में कर रही हूँ। स्टेप में किसी तरीके की कोई चेंजेस नहीं आएंगे, जैसे उसमें किया था सेम यहाँ पे करेंगे। तो मैं इक्वेशन नंबर 6 मेरी क्या है, एफ डैश, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 मेरी ये है, एफ डैश ई की पावर आयोटा नहीं है, सीधा बीटा आएंगे इधर, तो बीटा ए प्लस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल्स टू सी डैश ई की पावर आयोटा के ए। इक्वेशन नंबर 6 डिवाइडेड बाय 7 ये है, तो मैं ये 7 का डिवाइड लगा रही हूँ, बीटा एफ डैश ई की पावर बीटा ए माइनस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल टू आयोटा के सी डैश ई की पावर आयोटा के ए। सी डैश ई की पावर आयोटा के ए टू कैंसर, तो यहाँ से मेरे पास एक वैल्यू आ रही है किसकी, एफ डैश ई की पावर बीटा ए प्लस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा ए अपॉन एफ डैश ई की पावर बीटा ए माइनस जी डैश ई की पावर माइनस बीटा ए इज इक्वल्स टू बीटा अपॉन आयोटा के बनी। इसको मैं दे रही हूँ समीकरण नंबर 8, तो ये बनी इक्वेशन नंबर 8। अब ये जो इक्वेशन नंबर 8 है और ये जो इक्वेशन नंबर कितनी है, 5 है। इक्वेशन नंबर 8 को सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, जैसे वहां पे हमारे पास पर्टिकुलर रिजल्ट आए थे वैसे यहाँ पर हमारे पास पर्टिकुलर रिजल्ट आएंगे। तो समीकरण जो 7 है इसको सोल्व करने पर जैसे वहां पे हमारे पास जी डैश की कुछ वैल्यू आई थी, सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास जी डैश की कुछ वैल्यू आएंगी। तो देखो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे जैसे हमने एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में किया था, उसमें इस इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास जी डैश की कुछ वैल्यू आई थी, जो मैंने आपको बोला था वो आपके लिए CTM है, दैट इज कमिंग टू मेमोरी, आपको याद ही रखना पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर आपको पेपर में बहुत लेंथी टॉपिक करना है, सिर्फ कैलकुलेशंस दिखानी है कर करके, तो आप बेशक उसको सोल्व करिए, आपका रिजल्ट आएगा। वैसे इसको याद करना एक बेस्ट ऑप्शन है एज कम्पेयर टू उसको निकालना, क्योंकि अगर आप उसकी वैल्यू निकालोगे ना तो कैलकुलेशंस बहुत लेंथी हो जाएंगे और टॉपिक ऑलरेडी बहुत लंबे हैं, तो पेपर में करते करते आप 15 से 20 मिनट इन्हीं को लगा दोगे, ठीक है। तो मैंने आप उन सभी वैल्यूज को लिख दिया है जो वैल्यूज आपको याद रखनी है। तो एक जी डैश की वैल्यू इस इक्वेशन को सोल्व करने पे आएगी, वो वैल्यू हो गई ये माइनस एफ डैश के प्लस आयोटा बीटा ई की पावर 2 बीटा ए अपॉन के प्लस के माइनस आयोटा बीटा। देखो इक्वेशंस को याद करना मैं मानती हूँ एक बार आपके लिए टफ है, लेकिन जब आप टॉपिक को याद कर लोगे, एक बार कर लोगे ना आप, तो दूसरी बार जब करोगे ना आपको अपने आप याद रह जाएगी। जैसे वहां पे बीटा बी डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू और सी डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू मैंने आपको कहा था आपको याद करनी है, सेम यहाँ पे भी आपको याद करनी है। उसकी वैल्यू के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा है, और नीचे वाली टर्म उसमें भी सेम थी, इसमें भी सेम रहेगी, ठीक है। देखो अगर आप सोचोगे कि आपको ये क्यों नहीं डिराइव करवाई जा रही, तो ये आप एज अ होमवर्क घर पे बैठ के आप ड्राइव कीजिए, आपकी इक्वेशंस की वैल्यू आएंगी, नहीं आएंगी तो फिर अपने देखेंगे, अपने सोल्व भी करेंगे, लेकिन वैल्यूज हर हालत में आती हैं, इनकी यही रिजल्ट आएंगे। बुक में भी ये डायरेक्ट याद करने को लिखे होते हैं, इतने बड़े बड़े स्टेप हम पेपर में नहीं कर सकते, और अगर इतनी लंबी कैलकुलेशन आप करोगे, इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करोगे, तो पक्के आइए कि आप ये वैल्यूज पक्का टॉपिक कहीं ना कहीं आपका मिस हो जाएगा। तो इसीलिए वैल्यूज को याद करना एक बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी तक क्या किया हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने क्या किया है, आपको बुक में भी यही चीजें मिलेगी। आप सोचो कि बुक में तो डिराइव किए होंगे, इन सब की वैल्यूज निकाली होंगी, तो बुक में भी वैल्यूज नहीं निकाली हो, आपको सीधा याद रखने को दिया हुआ है उन्होंने भी, और आप याद करोगे तो ये ठीक रहेगा, क्योंकि इतनी लंबी कैलकुलेशंस करना मुश्किल है। देखो मैं सेकंड ये वाला केस करवा रही हूँ, मैंने डी साइड 2 वाली बाउंड्री कंडीशंस करवाऊंगी, क्योंकि ये बाउंड्री कंडीशन हम कर चुके हैं कल। तो साइड 2 एट एक्स इज इक्वल टू 0, साइड 3 एट एक्स इज इक्वल टू 0 किया, जहां से मेरे पास ये इक्वेशन बनी, और उस इक्वेशन से बाद मेरे को पता है डिफरेंशिएशन वाली इसकी सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होती है, इस तरीके से दूसरी बार जो अप्लाई होती है, तो वो मैंने अप्लाई करके सोल्व किया, जितना कॉमन आता था कॉमन लिया, और उसके बाद क्या बीटा अपॉन आयोटा के बना, उसको मैंने कोई इक्वेशन नंबर दे दी, और जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू ये आएगी। अगर आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी है तो ये एज अ होमवर्क आप घर पे बैठ के फाइंड आउट कीजिए, आपसे इनके रिजल्ट आएंगे। जितनी मैथ्स आपको आती है इसमें ऑलमोस्ट सारी लग जाएगी, ठीक है। जितने फॉर्मूले ई की पावर के होते हैं और साइन हाइपरबोलिक है, ये
तो ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। जी डैश की वैल्यू आएगी माइनस एफ डैश के प्लस आयोटा बीटा ई की पावर 2 बीटा ए अपॉन के माइनस आयोटा बीटा। इसी तरीके से बी डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू आएगी के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए अपॉन वाली जो टर्म है वो सी अपॉन ए में भी और बी अपॉन ए में भी कॉमन आएगी, क्योंकि ए की जो वैल्यू आएगी वो कांस्टेंट रहेगी सब में। तो याद रखोगे तो बेस्ट है। बाकी अगर आप ड्राइव करना चाहो तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आपको सिर्फ स्टेप पोटेंशियल में कांस्टेंट्स की वैल्यू पूरी फाइंड आउट करवाऊंगी। अगले हर टॉपिक में आपके लिए होमवर्क रहेगा वैल्यूज फाइंड आउट करना, तो आप एज अ होमवर्क घर पे बैठ के फाइंड आउट कर सकते हो। तो अभी जैसा कि उसमें किया था हमने बी अपॉन सी इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट करने के बाद मैंने क्या निकाला था, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। इसकी वैल्यू क्या होती है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की परावर्तित धारा घनत्व की तीव्रता अपॉन आपतित धारा घनत्व की प्रायिकता की तीव्रता ही है, आपतित धारा घनत्व की तीव्रता। तो ये पेपर में 2 नंबर के लिए आ सकता है आर और टी का मान। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, मॉड्यूलस ऑफ बी अपॉन ए का स्क्वायर। तो बी अपॉन ए की मुझे वैल्यू पता है क्या है, बी डैश अपॉन ए डैश है, उसकी वैल्यू मुझे पता है के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बी डैश अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बी डैश अपॉन ए डैश का स्टार इंटू बी डैश अपॉन ए डैश। ठीक है, अब मेरे पास इसकी वैल्यू पता है के स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर साइन हाइपरबोलिक बीटा ए अपॉन के माइनस बीटा साइन हाइपरबोलिक बीटा ए, ये के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है, प्लस 2 आयोटा बीटा के कोस हाइपरबोलिक प्लस 2 आयोटा बीटा कोस हाइपरबोलिक बीटा ए। अब इसी इक्वेशन में इसका क्या है, स्क्वायर है मोड का। अब इस वाली इक्वेशन में जब अपॉन ए डैश की वैल्यूज मैंने यहाँ पे रख दी है, अब इसी इक्वेशन में जो आपने बी डैश माना था उसकी वैल्यू रखोगे और जो आपने के माना है उसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखोगे। तो बी डैश की वैल्यू वहां से क्या आई थी, बी स्क्वायर की 2m अपॉन एच कट स्क्वायर वी नॉट माइनस ई आई थी, है ना। और के की वैल्यू हम हर बार मान रहे हैं के स्क्वायर की 2m ई अपॉन एच कट स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो r की कुछ वैल्यू आएगी, वो होती है 4e ब्रैकेट v0 माइनस e अपॉन, इसकी एक वैल्यू जो आएगी आपको याद रखनी पड़ेगी 1 प्लस में आती है v0 साइन हाइपरबोलिक बीटा a की इनवर्स। जैसे आपने वहां पे उसकी वैल्यू आपने याद रखी थी, वहां पे क्या आती है 4e ब्रैकेट e माइनस v0, यहाँ पे क्या आती है, उसमें देखो जब आपने एनर्जी इज ग्रेटर देन v0 के केस में किया था वहां पे उसकी वैल्यू क्या है 1 प्लस 4e ब्रैकेट e माइनस v0 अपॉन v0 स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा a। वहां पे अल्फा था, बीटा नहीं था, क्योंकि वहां पे मैंने जो कांस्टेंट माना था वो अल्फा माना था, इंटू अल्फा ए आता है। सेम वैसी सी यहाँ पे आती है, ये भी इनवर्स में आती है, ये भी इनवर्स में आती है। देखो जब टॉपिक एक बार घर पे करके देखोगे तभी ये वैल्यूज आपको याद रहने वाली है, देख के छोड़ोगे तो फिर नहीं याद रहेंगी। किया क्या, बी डैश अपॉन ए डैश की मेरे पास ये वैल्यू थी, उसमें क्या किया बीटा अपॉन के का जो मैंने वैल्यू मैट मानी थी वो मैंने यहाँ पे जब पुट की तो उसकी वैल्यू क्या आई 1 प्लस 4e v0 माइनस e अपॉन v0 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए का इनवर्स। तो ये वैल्यूज आपके लिए याद करनी पड़ेगी, इनका कोई अल्टरनेटिव नहीं है मेरे पास आपके लिए। और अगर आपको निकालनी है, टॉपिक को बहुत लेंथी करना है तो आप निकाल भी सकते हो, घर पे बैठ के आप इसको सोल्व करो, ये आपसे इनके एज इट इज रिजल्ट आएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू निकालूंगी। मुझे पता है टी की वैल्यू क्या आती है, टी की वैल्यू क्या आती है, पारगमित धारा घनत्व की तीव्रता अपॉन आपतित धारा घनत्व की तीव्रता के अनुपात को पारगमन गुणांक या ट्रांसमिशन कोफिशिएंट बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या आती है, मॉड्यूलस ऑफ सी अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से सी डैश अपॉन ए डैश का स्क्वायर, सी डैश अपॉन ए डैश की वैल्यू मेरे पास है, क्या वैल्यू है जो मैंने आपको बोली आपको याद रखनी है, 2 आयोटा बीटा के ई की पावर माइनस आयोटा के, 2 आयोटा बीटा के ई की पावर माइनस आयोटा के ए अपॉन के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
साइन हाइपरबोलिक बीटा ए प्लस 2 आयोटा के बीटा इंटू कोस हाइपरबोलिक बीटा ए। तो ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी, नीचे वाली टर्म दोनों की सेम है, के स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साइन है, ठीक है। तो नीचे वाली वैल्यूज जो है वो दोनों में सेम है। अब यहाँ पे भी जब आप अल्फा यहाँ पे आप लिखोगे बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ अल्फा के एंड बीटा, देन वी गेट। देखो एक बार तो मैं मानती हूँ आपको मुश्किल लग रहा होगा कि रट्टाफिकेशन बहुत है, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट याद करने हैं आपको, और अगर आप निकालना चाहो आप निकाल भी सकते हो, लेकिन इतना लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है। मार्क्स आपको सीधा लिखने में भी पूरे मिलेंगे और निकाल के लिखने में भी पूरे मिलेंगे। तो फिर अगर सीधा लिखने के बजाय अपने सॉल्व करके लिखने के बजाय अपने जो एज इट इज लिखे हैं तो उससे अपने को ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे सेम हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो जैसे r की वैल्यू यहाँ पे क्या आई है 4e v0 माइनस e, मैं एक बार यहाँ पे r की वैल्यू लिख रही हूँ 1 प्लस 4e v0 माइनस e अपॉन v0 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा इंटू ए का इनवर्स आया। सिमिलरली t की वैल्यू आती है, t की वैल्यू जैसे वहां पे मैंने बताई थी एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में, v0 के केस में जैसी r थी t की उसकी जस्ट क्या आएगी, रिवर्स आएगी। सेम यहाँ पे आएगा, जैसा t है उसका ये पोर्शन रिवर्स हो जाएगा, जस्ट रिवर्स। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस v0 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a अपॉन 4e v0 माइनस e का इनवर्स। तो देखो एक बार फिर से इन वैल्यूज को अपने देखते हैं कि अपने ने क्या किया है। देखो याद रखना, मैं मानती हूँ आप एक बार टफ है, लेकिन आपको ये याद रखनी ही पड़ेगी क्योंकि मार्क्स आपको उतने ही मिलेंगे जितने आपको ड्राइव करके मिलेंगे। तो इतना लेंथी खींचने के बजाय अगर हम 2 बार इस टॉपिक को करेंगे ना आपको अपने आप इनकी वैल्यूज याद हो जाएंगी, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यूज इक्वेशन को सोल्व करने से कुछ आती है, ये वाली इक्वेशन को सोल्व करने से जी डैश की वैल्यू आती है, और जब जी डैश की वैल्यू आप इस इक्वेशन में रखोगे ये बी अपॉन बी डैश अपॉन ए डैश की, तो वहां से बी डैश अपॉन ए डैश की भी वैल्यू आती है पर्टिकुलर, जो आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो बी डैश अपॉन ए डैश और सी डैश अपॉन ए डैश में सिर्फ जो इसका अंश है उसी में चेंजेस आएंगे, हर दोनों के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो ये आपको इससे आपको याद करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो जो वैल्यूज है वो है, उसके बाद मैंने आर मुझे पता है वो हमेशा बी डैश अपॉन ए डैश का स्क्वायर ले रही हूँ, तो बी डैश अपॉन ए डैश का स्क्वायर ले लिया। जब यहाँ पे मैंने अल्फा के और बीटा की मैंने जब वैल्यूज पुट की, दोनों वैल्यूज पुट करने पे मेरे पास ये रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट वही है r इज इक्वल्स टू 2e ब्रैकेट v0 माइनस e अपॉन v0 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा ए। तो फिर उससे मेरे पास r की कुछ वैल्यू और t की वैल्यू है। t की वैल्यू क्या आती है, r की वैल्यू के इस टर्म के जस्ट रिवर्स आती है, जैसा यहाँ पे आता है उसका जस्ट उल्टा आता है। ऐसा ही कुछ एनर्जी इज ग्रेटर देन के केस में था, ऐसा ही कुछ एनर्जी इज लेस देन के केस में था। अब बात करते हैं टनल इफेक्ट की। तो देखो अपने को पता है, अगर इस इक्वेशन को मैं इन दोनों को देखूं, इस r को, एक बार नेक्स्ट स्लाइड में लिख रही हूँ उसकी वैल्यू r को और t को, मुझे r की वैल्यू पता है 1 क्या, 1 प्लस ve ब्रैकेट v0 माइनस e अपॉन v0 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a का इनवर्स, इनवर्स दैट इज 1 अपॉन समथिंग हो जाता है सब कुछ, और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट t की वैल्यू क्या आई है 1 प्लस v0 1 प्लस v0 साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा a अपॉन 4e v0 माइनस e का इनवर्स। तो ये r और t की वैल्यू है, तो r प्लस t की वैल्यू हमेशा 1 होती है। r प्लस t की वैल्यू 1 आना ही शो करता है टोटल प्रायिकता को, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और r प्लस t इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू 1 आना और t का कुछ वैल्यू आना ही शो करता है। t क्या होता है, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। और देखो क्वांटम मैकेनिक्स ने क्या बोला था, थर्ड रीजन में पार्टिकल का होगा, अगर होगा कैसे होगा, अगर वो इन दोनों बैरियर्स को पार कर लेगा, पार करेगा मतलब पारगमित, पारगमित हुआ, पारगमित यानी कि ट्रांसमिशन हुआ, तो t की कुछ वैल्यू आना और r प्लस टी इज इक्वल्स टू 1 होना। ये क्वांटम मैकेनिक्स ने जो बात कही थी कि थर्ड रीजन में पार्टिकल हो सकता है, कण हो सकता है, तो ये उसकी पॉसिबिलिटी को प्रूफ करता है कि थर्ड रीजन में कण है। तो आप जो पर्टिकुलर थ्योरी लिखोगे तो लिखोगे परावर्तन गुणांक और पारगमन गुणांक का मान 1 आता है जो कुल प्रायिकता को शो करता है, और t की वैल्यू कुछ आना ही ये बताता है कि क्वांटम मैकेनिक्स ने जो बात बोली कि थर्ड रीजन में पार्टिकल पहुंच सकता है, तो
उस बात का सेटिस्फिक्शन है कि थर्ड रीजन में कण के होने की कुछ ना कुछ प्रायिकता है, इसी इफेक्ट को बोलते हैं टनल इफेक्ट। तो ये आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, टनल इफेक्ट क्या है। तो ये वैसे 2 नंबर में आने की इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ये बड़े क्वेश्चन में ही आएगा जिसमें आपके पास आएगा रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर को समझाते हुए टनल इफेक्ट या सुरंगन प्रभाव को समझाइए। तो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर यहाँ तो हुआ कंप्लीट। देखो टॉपिक्स में जो भी कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। ड्राइव करना चाहो कर सकते हो। तो अब अपने नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, वह स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर। देखो इसमें भी एक इफेक्ट आता है, जैसे वहां पे आता है टनल इफेक्ट, वैसे यहाँ पे आता है ग्राम्स और टाउनसेंड इफेक्ट, ठीक है। और एक चीज वहां पे रहेगी, चलो वो मैं आपको बता ही देते हैं एक बार को। रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर में एक चीज रह गई है, उसमें देखो एक बीटा अपॉन ए आता है। बीटा ए अपॉन ए की वैल्यू अगर बहुत एक से बड़ी आ जाए, बीटा की वैल्यू क्या आती है 2m ब्रैकेट, एक मिनट, बीटा की वैल्यू क्या आती है 2m v0 माइनस e अपॉन h कट स्क्वायर, जो ये चीज है इनटू a इज मच 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 ग्रेटर देन 1 होती है। जब इसकी वैल्यू 1 से बहुत बड़ी आ जाती है तो t की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है जो आप याद रख लेना, उसकी वैल्यू होती है। तो अगर एक कंडीशन ऐसी आ जाए, यानी बीटा जो अपनों ने माना है a इंटू ए क्या वो विड्थ है, जितनी डिस्टेंस तक क्या किया हुआ है पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में t की वैल्यू का मान जो होता है, t का मान वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, क्योंकि इस इक्वेशन में यहाँ पे e की पावर t की वैल्यू कहाँ पे है। देखो जब इस इक्वेशन में आप यहाँ पे c अपॉन a की वैल्यू रखी है e की पावर माइनस आयोटा k, तो माइनस साइन जो कर रहा है एक्सपोनेंशियली चीज का घटना। तो जब बीटा अपॉन a की वैल्यू मच 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 ग्रेटर देन 1 होती है तो t की वैल्यू लेस देन 1 होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है एक्सपोनेंशियल e की पावर माइनस के ए दिया हुआ, इंटू में बीटा भी है, तो एक्सपोनेंशियली चरघातांक के रूप से t की वैल्यू घटती है, और t की वैल्यू जो घटती है वो वैल्यू इसको सॉल्व करने पे t की एक पर्टिकुलर वैल्यू आती है, जिसकी वैल्यू आती है 16e ब्रैकेट v0 माइनस e इंटू e की पावर आयोटा बीटा a अपॉन में आता है एक चीज अपॉन v0 स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है e की पावर माइनस बीटा ए। देखो तो t की वैल्यू जो बहुत कम वैल्यू आ जाती है वो ये वैल्यू हो जाती है। तो देखो बीटा ए इज मच 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 ग्रेटर देन 1, तो t की वैल्यू छोटी होनी शुरू हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और t की वैल्यू क्या आती है इस इतनी पहुंच, मतलब उसको सॉल्व करने पर बीटा ए की वैल्यू रखने पर t की वैल्यू ये हो जाती है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था, इसके बारे में कुछ खास मतलब करने की जरूरत नहीं है, आर और टी टनल इफेक्ट तक कर लो उतना ही बहुत होता है। अब आता है स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर। वेल से पता चल रहा है क्या बनाना है, कुएं जैसा, किससे पोटेंशियल लगा के, कैसे पोटेंशियल जैसे ही लगाएंगे तो क्या क्रिएट होंगे, बैरियर क्रिएट होंगे, और उससे बनाना क्या है, हमें वेल बनाना है जिसको बोलते हैं कुआं। एक छोटी सी चीज और रहेगी उधर, देखो उसका डायग्राम रह गया वेव को शो करने वाला। देखो ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है, मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर ही लिख देती हूँ एक बार। देखो ये ग्राफ मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको बनाने ही पड़ेंगे। देखो ये रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर था, ये फर्स्ट रीजन, ये सेकंड रीजन, ये थर्ड रीजन। यहाँ पे v इज इक्वल्स टू v0 अप्लाई किया हुआ, ठीक है। यहाँ पे मान लिया कि इस एक्सिस में क्या है, पार्टिकल आ रहा है, ठीक है। मैं इस वेव को एक अलग कलर से शो कर देती हूँ। तो ये मान लिया इस मूविंग पार्टिकल की जो वेव थी वो ऐसी थी, ठीक है, क्योंकि शुरू में तो जैसे इस बैरियर में क्रॉस करेगा वो, एक मिनट, ये मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव, तो जैसे ये वेव पहले ये मूविंग पार्टिकल डी ब्रोगली के हिसाब से क्या उससे एसोसिएटेड एक क्या होगा, वेव होगी। अगर वो वेव होगी तो वो वेव की फॉर्म में ट्रैवल कर रहा है, मैंने सिंपल साइन वेव बना दी, ठीक है। अब जैसे ही इस बैरियर में जाएगा तो उसकी एनर्जी कुछ लॉस होगी, वो एनर्जी मान लिया वो इस तरीके से मोशन किया, और जब वो थर्ड रीजन में पहुंचा तो उसकी वेव फॉर्म क्या हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। तो ये आपको डायग्राम आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
क्यों क्यों ऐसी हुई, छोटी क्यों हुई? तो ये देखो मैंने आपको जैसे स्टेप वेल पोटेंशियल में कराया था, वहां पे जो हमारा लास्ट रीजन में जब वो पहुंचा था तो आर और टी की कुछ वैल्यू आई थी और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट किसके इक्वल आ रही थी, नहीं साइज जो थी वो किसके प्रोपोर्शनल आ रही थी, ई की पावर माइनस अल्फा ए के आ रही थी, है ना। जिससे क्या पता चल रहा था कि प्रोबेबिलिटी आ रही थी साई स्क्वायर की, यानी कि प्रायिकता क्या है इसके एक्सपोनेंशियली घट रही है, चरघातांकी रूप से घट रही है और प्रायिकता घटती है। ये हर टॉपिक में घटने का केस चलता ही रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बैरियर को जैसे पार्टिकल क्रॉस करेगा तो वो उतनी स्पीड से तो नहीं चल पाएगा जितना यहाँ पे चल रहा था, क्योंकि एनर्जी का कहीं ना कहीं तो लॉस होगा और वो एनर्जी का लॉस ही मैं शो कर रही हूँ कि उस वेव की जो एम्पलीट्यूड है वो थोड़ा छोटा उसके इनिशियल की कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है। ये डायग्राम आपको बनाना है। मैंने कैसे बनाया कि मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव थी तो मैंने वेव बना दी। इनिशियली उसके पास कोई बैरियर नहीं था क्योंकि पोटेंशियल जीरो था। पोटेंशियल जीरो होने के कारण वेव का जो एम्पलीट्यूड था थोड़ा ज्यादा हुआ। जैसे इसके अंदर क्रॉस किया उसने ऐसी मोशन करने के बाद थर्ड रीजन में जब वो ट्रांसमिट हुआ तो मेरे को पता है कि प्रोबेबिलिटी मैंने आपको स्टेप पोटेंशियल में कराया था, जिससे क्या पता था चलता था कि प्रोबेबिलिटी जो है एक्सपोनेंशियली ई की पावर आयोटा के आया था, शायद वो एक्सपोनेंशियली घटने को बता रही है, चरघातांकी रूप से घटती है प्रायिकता, तो घटने के कारण ही मैंने इस ग्राफ का एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा बनाया। अब इतना करने के बाद, ये ग्राफ बनाने के बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। अब नया टॉपिक करते हैं, उसका नाम है स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ठीक है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग विभव कूप। इसका टॉपिक का नाम ऐसे भी आ सकता है स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर या स्क्वायर वेल भी लिखा आ सकता है। ठीक है, स्क्वायर पोटेंशियल बैरियर जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग विभव कूप। स्क्वायर मतलब वर्ग, कूप या वेल का मतलब है कुआं। मतलब अपने को क्या कराना है, बैरियर बनाना है, वो भी कैसा, कुएं की तरह। तो ये कुआं होता है ना, ऐसा ही होता है, थोड़ी डेप्थ में होता है। तो देखो मैंने क्या किया, ये x इज लेस देन 0 का केस लिया, यहाँ पे लिया x इज इक्वल टू 0, यहाँ पे कुछ लेंथ लिया x इज इक्वल टू a, यहाँ पे x इज ग्रेटर देन a। जैसा मैंने वहां पे किया था वैसा ही सेम यहाँ पे करूंगी। ये बना फर्स्ट रीजन, ये बना सेकंड रीजन, ये बना थर्ड रीजन। फर्स्ट रीजन, ये बना सेकंड रीजन, ये बना थर्ड रीजन। ठीक है, फर्स्ट रीजन में मेरे पास कोई वेव फंक्शन क्या होता है, साई 1, सेकंड में साई 2, थर्ड में साई 3। देखो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर ऐसा था, ठीक है, उसमें क्योंकि हमें क्या बताया था, कोई वेल बनाने की बात की थी, नहीं की थी। यहाँ पे टॉपिक का नाम ही क्या है, स्क्वायर वेल पोटेंशियल बैरियर वर्ग विभव कूप, है ना। तो देखो मेरे को वेल बनाना है तो मुझे कुआं पता है वो ऐसा होता है। ठीक है, तो देखो फिर आगे देखो, जैसे हमने वहां पे किया था सेम चीजें हमने यहाँ पे करनी है। वहां पे मैंने क्या किया था, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे कोई पोटेंशियल काम कर रहा था, नहीं कर रहा था। थर्ड रीजन में भी कोई काम कर रहा था, पोटेंशियल नहीं कर रहा था। मुझे क्या बनाना है, कुआं बनाना है। कुआं ऐसा होता है, तो मैंने क्या किया, अब ये नेगेटिव डायरेक्शन में बना है तो मैंने क्या मान लिया कि यहाँ पे अचानक पोटेंशियल की वैल्यू v से माइनस v0 पे पहुंच जाती है। ठीक है, किस रीजन में x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन a तक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहती है, v इज इक्वल टू माइनस v0। तो यहाँ पे पोटेंशियल कैसा आ जाएगा, v इज इक्वल टू माइनस v0 लगाया। माइनस v0 क्यों लगाया, क्योंकि इसको मैंने गहराई में पोटेंशियल लगाना है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है, इसीलिए ये साइन माइनस में शो किया। मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, वेल बनाना है, यानी कूप, यानी कि एक कुआं बनाना है। तो कुआं कैसा होता है, ऐसा ही होता है ना, गहराई में। तो मैंने गहराई में लगाया और यहाँ पे पोटेंशियल क्या लगाया, x इज ग्रेटर देन 0 और लेस देन a के बीच में मैंने कोई पोटेंशियल v इज इक्वल टू माइनस v0 लगा दिया। और फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन में कोई पोटेंशियल काम नहीं कर रहा। फर्स्ट रीजन में वेव फंक्शन साई 1, थर्ड में साई 2, सेकंड में साई 2। तो ऐसा ही हमने स्क्वायर वेल पोटेंशियल में किया था और कुछ ऐसा ही हम स्टेप पोटेंशियल में भी कर रहे थे। अब एक पोटेंशियल की इक्वेशन लिखते हैं कि वो क्या आएगी। एक तो इसकी वैल्यू आ रही है 0 फर्स्ट रीजन में, फिर थर्ड रीजन में 0 और इस वाले रीजन में सेकंड रीजन में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस v0। तो 0 कहाँ पे आ रही है, एक तो x इज इक्वल टू 0 और x इज लेस देन 0। तो x इज लेस देन इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0, क्योंकि पोटेंशियल कहाँ अप्लाई किया, जहां पे x इज ग्रेटर देन 0 और x इज लेस देन 0। x इज लेस देन 0, सिर्फ इतनी रेंज के अंदर ही पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है। तो देखो पोटेंशियल किस रेंज में है, 0 इज x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन a तक किया। x इज इक्वल टू a पे पोटेंशियल की वैल्यू फिर से कैसी हो जाती है,
0, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a पे पोटेंशियल की वैल्यू 0। तो ये हुई पोटेंशियल इक्वेशन। वेल बनाना था इसीलिए मैंने माइनस v0 अप्लाई किया पोटेंशियल। तो बाकी इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। तो जैसा हमने स्क्वायर रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर किया वैसा ही यहाँ पे बस एक फर्क आया कि वहाँ पे हमें रेक्टेंगल बनाना था, वो तो अपर डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन में बना था प्लस एक्स में, और यहाँ पे हमें वेल बनाना है, कुआं बनाना है, इसलिए मैंने माइनस डायरेक्शन में लिया। वहाँ पे जो पोटेंशियल था वो प्लस का v0 था इस इनर पार्ट के अंदर, यहाँ पे पोटेंशियल इनर पार्ट के अंदर माइनस का v0 लिए, क्यों? क्योंकि मुझे कुआं बनाना है। तो ये पोटेंशियल की इक्वेशन है, और जैसा हमने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल में किया था सेम वैसा यहाँ पे करेंगे। तो बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।